सबसे पहले तो हम लोगों को कैसे बच्चे सुरक्षित रहें इस पर ध्यान देना है, उसके बाद उनके भविष्य के बारे में सोचना है। सरकार का जो विचार समाज के बीच में दिया गया है और उसका यदि विरोध करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। बच्चों के प्रति थोड़ा सजग होना पड़ेगा समय के अनुसार। जैसे हम लोग के माता पिता पहले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समय के अनुसार कहते थे कि बाबू लालटेन जला दो, लालटेन जला के बैठ जाओ पढ़ने के लिए। हम लोग पढ़ते थे जब तक वो खाना वाना खा नहीं लेते थे, जब तक वो नहीं कहते थे जाओ अब खाना खाओ तुम लोग को छुट्टी हो गई। तो वैसा ही रूप देना पड़ेगा। अभिभावक को बच्चों के प्रति पढ़ाई के प्रति थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा और उसके लिए अभिभावक को भी चाहिए कि बच्चों के साथ समय दें, पढ़ाई पर उसके साथ संवाद करें, कैसा पढ़ाई चल रहा है उससे थोड़ा संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में जो है से एक जो है से लालसा उत्पन्न होगा और निश्चित तौर पर वह आगे पढ़ाई कर सकेंगे। परिवार है उसका परिवार का चिंता भी बिल्कुल, इसलिए डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा नो वर्क नो पेमेंट, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मानवता भी है। वो गर्दिश के संकट में जब हम हैं तो भी हमारा परिवार का सदस्य है, इसलिए उसको भी लेकर चलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए 11 अप्रैल तक सभी निजी एवं सरकारी संस्थान को, शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया है और गाइडलाइन सीधा निकाला गया है कि इसमें किसी भी तरीके के स्कूल या कोचिंग संस्थान चलाए पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। आगे भी इस तरीके की अभी रूपरेखा तैयार हो रहा है। जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उससे यही अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉकडाउन बिहार में फिर से लौट सकती है। ऐसे में स्कूल वाले भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं। कई संगठनों का दावा है कि हम लोग सरकार की बात नहीं मानेंगे और स्कूल खोल देंगे। हालांकि यह किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल गलत होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों की भविष्य जहां स्कूल खुलने से सुधरेगा तो वहीं कोरोना अगर फैलती है तो उनके ऊपर खतरनाक बीमारी का, जैसे कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी को होने का डर भी रहेगा। ऐसे में जिंदगी ज्यादा जरूरी है शिक्षा से। शिक्षा जरूरी है तब जब जिंदगी होगी। इसी पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है जहानाबाद के प्रतिष्ठित स्कूल रामकृष्ण परमहंस के निर्देशक डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार उर्फ भोला बाबू। भोला जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही कि 11 तारीख तक अभी पूर्णतः स्कूल, निजी संस्थान जितने भी हैं सारे बंद हैं, किसी भी संस्थान में शिक्षा नहीं मिल रहा है। आगे जिस तरीके की रूपरेखा है उससे यही कहा जा सकता है कि लॉकडाउन लौट सकती है। क्या क्या चुनौती आप लोगों के साथ आने वाली है? देखिए, ये वैश्विक महामारी में पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें हम लोग भी अछूते नहीं हैं। पिछला साल का ऐसा अनुभव बताता है, खासकर शिक्षण संस्था काफ़ी गंभीर रूप से इससे प्रभावित हुआ है। बच्चे के भविष्य पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था जान है तो जहान है। बच्चों का भविष्य तो है ही, साथ साथ उनकी सुरक्षा के भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब वो उनका भविष्य सुरक्षित तभी रह सकता है जब उनका जान बचेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कैसे बच्चे सुरक्षित रहें इस पर ध्यान देना है, उसके बाद उनके भविष्य के बारे में सोचना है। लेकिन कुछ स्कूल संगठन जो है उनके वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो संगठन चलाने वाले हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं, वो इस तरीके से तो नहीं बयान दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि 12 तारीख से हम लोग नहीं मानेंगे, सरकार अगर कोई भी निर्देश निकाल देता है तो स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय भी खुलेंगे? देखिए, आक्रोश में आके नेता यदि कुछ स्टेटमेंट दे दिए होंगे तो अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में जब हम ही लोग सरकार के जो घोषणा पत्र है, सरकार का जो विचार समाज के बीच में दिया गया है और उसका यदि विरोध करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा।
क्योंकि हम लोग जो रोड पर या शैक्षणिक क्षेत्र में जो भी अमल करते हैं उसका एक दूरगामी परिणाम होता है। हमारा ऐसा पूरा प्रयास रहेगा 11 तारीख तक सरकार का जो आदेश है हम लोग वेट कर रहे हैं। सरकार की यदि मंशा होगी कि आगे सत्र में बच्चों का जो भविष्य देखते हुए इसको अध्यापन के लिए स्कूल खोला जाए, तब तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। इनकेस सरकार चौतरफ से, चूंकि सरकार पर भी दबाव है, सरकार के पास तंत्र है, वो अपने स्तर से यदि वह समझ लेगी कि नहीं अभी और जो है शिक्षण संस्थान को और दिनों के लिए बंद किया जा सकता है, वैसे स्थिति में हम लोगों ने निर्णय किया है। खास करके हमारा ऐसा सोच है 11 तारीख के बाद यदि शैक्षणिक सत्र नहीं खुले, ऑफलाइन की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई, तो हम लोग फिर ऑनलाइन के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हम लोग आपस में जो भी हमारे विद्यालय के साथी हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श भी कर लिया है, लेकिन 11 तक हम लोग इसका वेट कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन शिक्षा फिर से स्टार्ट हो सकती है? करना ही होगा। कुछ चुनौतियां भी आ जाती हैं ऑनलाइन शिक्षा होने के बाद कि बच्चे की जो है पढ़ाई करते हैं, कम बच्चे ही पढ़ पाते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ पाते हैं उनके पेरेंट्स भी यहाँ फीस नहीं पहुँचा पाते हैं। ऐसा कई स्कूल से सुनने को मिला है कि पेरेंट्स पैसा ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब साल भर का पिछले साल का अनुभव हम लोग बता रहे हैं आपसे कि कैसे पेरेंट्स से फेस करना पड़ा है। जो पेरेंट्स कैपेबल है, किसी हालत में पैसा देने लायक उनकी स्थिति है, वो भी जिस पेरेंट्स के पास आर्थिक रूप से दिक्कत है, यदि जानकारी उनको हो गई कि अमुक बच्चे को इस विद्यालय में इतना ही फीस लगा है, तो भी नोटिस लेंगे कि उसको क्यों फीस छोड़ दिए। दूसरी चीज समस्या हम लोगों के साथ है, क्योंकि यहां साधारण परिवार के, गरीब के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब जिसका 2, 3, 4 बच्चे रहते हैं तो पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनको मोबाइल की व्यवस्था करना है या और बहुत कुछ ऐसा है जिसका व्यवस्था करना पड़ता है, तो गार्जियन के सामने भी संकट है। और हम लोग को तो बहुत सामना करना पड़ता है संकट का, क्योंकि जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सारे को पेमेंट भी करना होता है, पेमेंट करना पड़ता है, उनके घर का परिवार का सिस्टम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब समय देते हैं बच्चों की पढ़ाई पर, जब कर्तव्य कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो स्वाभाविक है कि उनका अधिकार भी बनता है कि अपने वेतन का डिमांड करें। और वैसी स्थिति में जो भी संस्था है उनको वेतन का भुगतान करेगा ही, भले ही हो सकता है उनसे कंप्रोमाइज करके थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकता है, लेकिन पेमेंट देगा ही। सर, आपको क्या लगता है कि पहले जो प्रचलन थी कि घर में अपने बच्चों के प्रति पेरेंट्स समय देते थे, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे, और उस पद्धति को अपनाने की जरूरत आ गई है कोरोना को देखते हुए, क्योंकि आज के डेट में पेरेंट्स और बच्चे एक साथ बैठ नहीं रहे हैं। देखिए, पिछला वर्ष लॉकडाउन लगा तो हर लोग घर से रोड पर निकलना वर्जित था। वैसी स्थिति में भी हम नहीं समझते हैं पेरेंट्स बहुत ज्यादा जोर या ध्यान अपने बच्चों के प्रति दिए। उसका परिणाम यह हुआ कि जिनके पास सब साधन है, उनका लड़का तो ऑनलाइन व्यवस्था पढ़ाई के तहत वह अध्यापन कर सका। खास करके वैसे भी पेरेंट्स, वैसे अभिभावक जो बच्चों को खास करके सीनियर क्लास में जिनकी क्षमता नहीं है कि वो बच्चों को समझा सकें, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। और परिस्थिति तो आ गई है, समय आ गई है आज के परिवेश में कि बच्चों के प्रति थोड़ा सजग होना पड़ेगा। समय के अनुसार, जैसे हम लोग के माता पिता पहले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समय के अनुसार कहते थे कि बाबू ललटेन जला दो, ललटेन जला के बैठ जाओ पढ़ने के लिए। हम लोग पढ़ते थे जब तक वो खाना उना खा नहीं लेते थे, जब तक वो नहीं कहते थे जाओ अब खाना खाओ, तुम लोग को छुट्टी हो गई। तो वैसा ही
रूप देना पड़ेगा। अभिभावक को बच्चों के प्रति, पढ़ाई के प्रति थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा और उसके लिए अभिभावक को भी चाहिए कि बच्चों के साथ समय दें, पढ़ाई पर उसके साथ संवाद करें, कैसा पढ़ाई चल रहा है उससे थोड़ा संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में जो है से एक जो है से लालसा उत्पन्न होगा और निश्चित तौर पर वह आगे पढ़ाई कर सकेंगे। प्रशासनिक स्तर पर आप लोग सर क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके की उम्मीद आप लोगों को रहता है कि प्रशासन से, सरकार से हमें मदद मिले? देखिए, सरकार हम लोग के प्रति, चूंकि जब हम संस्था का संचालन करते हैं तो करीब करीब हर चीज जो है वह कॉमर्शियल होता है। जैसे बिजली बिल कोई महीना ऐसा नहीं है कॉमर्शियल जहां पर 5 किलोवाट 7 किलोवाट का जहां पर आप विद्युत लिए हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उसके अनुसार जो है यूनिट उठेगा और बिल देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट 10 महीना के आसपास जो है पूरा लॉकडाउन रहा, गाड़ी की चक्का तक नहीं हिली, गाड़ी की चक्का बैटरी लगाना पड़ा, सरकार को साल भर का रोड टैक्स देना पड़ा। हाँ, ये बात जरूर हुआ कि सरकार बाद में चल के चाहे जिस कारण से हो रोड टैक्स में जो फाइन बढ़ा था उस फाइन को सरकार मुक्त कर दी। बाकी 59 दिनों का सिर्फ मात्र आपका रोड टैक्स में सरकार के तरफ से रियायत दी गई। बाकी हम लोग जो है रोड टैक्स भरे, इंश्योरेंस हो गया, ड्राइवर का खर्च हो गया। अब ड्राइवर तो ठीक है गाड़ी नहीं चला रहा है तो उसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि तू जब गाड़ी नहीं चला रहा है तब स्कूल का परिवार है, उसका परिवार का चिंता भी बिल्कुल, इसलिए डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा नो वर्क नो पेमेंट, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं चूंकि मानवता भी है। वो गर्दिश के संकट में जब हम हैं तो भी हमारा परिवार का सदस्य है, इसलिए उसको भी लेकर चलना पड़ता है। ऐसे में सरकारी स्तर से क्या आप लोग उम्मीद करते हैं? आरटीई की पैसे भी आप लोगों के काफी बड़ा अमाउंट में फंसा है। आरटीई के पैसा तो बहुत वर्षों से सरकार का जो आदेश होता है कि 25% बच्चों को आपको नामांकन करना है, हम लोग नामांकन करते हैं, लेकिन बहुत दिनों से पैसा हमको लगता है कि 2016 के बाद पैसा आज तक जो है वह सरकार के पास बकाया है। इस बार सुने भी कि 17-18 सत्र के नामांकित बच्चों का पैसा आया है, सिर्फ 17-18 का, वो भी किसी कारण से ट्रेजरी में देर हुआ या और कौन सा कारण हुआ वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिल पाया। यदि वो भी पैसा मिल जाता तो और भी जो छोटे छोटे स्कूल हैं या छोटे का हर स्कूल के साथ स्थिति है, रियायत मिल जाती। हाँ, बड़ा स्कूल है तो उसका भी परेशानी उतना ही है, तो थोड़ा बहुत यदि आरटी का पैसा मिलता तो उससे हम लोगों को रियायत मिलता। और सरकार से हम आशा रखते हैं कि इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप जो है बच्चों से और अभिभावकों से, जहानाबाद के अभिभावक जो है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो संदेश देना चाहेंगे, हम लोग की सहानुभूति आपके बच्चों के प्रति, आपके प्रति है। अब ये नया नहीं है, साल भर से हम लोग इसका अनुभव देख रहे हैं। बच्चों में थोड़ा सा जिज्ञासा की कमी आई है और पढ़ाई के प्रति निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ऑनलाइन व्यवस्था में और मजबूती लाने की आवश्यकता है। इसमें दोनों तरफ से लोगों को तत्पर होना होगा, विद्यालय को भी और पेरेंट्स को भी। यदि सरकार के द्वारा जो फैसला शिक्षण संस्थान खोलने का मिल जाता है तब तो अति उत्तम है, और यदि नहीं मिलता है तब फिर उनका भविष्य देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करना होगा। और इसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा, पेरेंट्स को भी उतना ही सजग रहना होगा जितना उनके बच्चे सजग रहते हैं और जितना स्कूल उसके प्रति सजग रहता है। तो सरकार के ऊपर एक आरोप भी लग रहा है सर, आजकल कई स्कूल संचालक ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है ऑनलाइन पद्धति को लाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि वो मतलब एंड्रॉयड फ़ोन बना लिए हैं, लैपटॉप बना लिए हैं, सिस्टम बना लिए हैं, तो उसकी बिक्री हो जाए, इसके लिए ऑनलाइन पद्धति पर वो आना चाह रहा है, इसलिए शिक्षण संस्थानों को बंद किया है। क्या इससे आप ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, हम ताल्लुकात नहीं रखते हैं।
इसलिए ताल्लुकात नहीं रखते हैं कि आज जो कोरोना का कहर है, दौर है, प्रतिदिन आप लोग तो प्रेस मीडिया के बंधु हैं, आए दिन देख रहे हैं कि देश में आज 92,000, कल 98,000, परसों और अधिक इजाफा हो रहा है। तो ये तो कम से कम सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ चंद लोगों को मुनाफे के लिए ऐसा कर रही है, जबकि बच्चों में भी कोरोना फैल रही है। बच्चों में भी है कोरोना, और समाज का ऐसा नहीं कि कोई तबका ये देखता है कि अमुक तबका में अमीर तबका है वहां नहीं जाएगा, गरीब तबका में जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए हम इस बात में विश्वास नहीं रखते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। धन्यवाद आपको भी। तो अभी आप सुन पा रहे थे रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं भोला जी। इनका साफ कहना था कि 11 तारीख के बाद सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसका पालन कराया जाएगा, और अगर गाइडलाइन नहीं स्कूल खोलने की आती है तो स्कूल नहीं खुलेंगे, बल्कि हाँ 11 तारीख के बाद जो है रामकृष्ण परमहंस विद्यालय ऑनलाइन पद्धति से क्लास स्टार्ट कराएगी। और शिक्षण संस्थानों से भी अपील इनका करना था कि वो लोगों को भी आना चाहिए ऑनलाइन पर, जबकि पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक हैं, उनको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और अपने बच्चों पर जैसे पूर्वज हमारे ध्यान दिया करते थे, हर रोज वक्त निकाला करते थे, वो वक्त निकालने का भी समय आ गया है। जिस तरीके की आरोप सरकार पे लगता है कि सरकार गलत कर रही है, ऑनलाइन पद्धति को इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है, उससे भोला बाबू भी कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, और इससे हम लोग भी संभवतः कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी जिम्मेवारी को निभाता है, हमारे फायदे को देखता है और हम लोगों की चिंता करता है। सरकार कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं लाती है जिसमें कि आम आवाम को परेशानी। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। अपना रखिएगा जरूर ख्याल। कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करिएगा, सैनिटाइजर का उपयोग करिएगा और मार्केट कम से कम ही निकलिएगा। सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते रहिएगा।